क्लिक करते ही देखिए राइट साइड में आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा IFMS 3.0, वहां क्लिक करते ही आपसे वो SSO लॉगिन मांगेगा। SSO लॉगिन आपका यहाँ पे तभी काम करेगा जब आपने डिस्ट्रिक्ट, अगर आप स्कूल लेवल पे हैं तो डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपने डेटा परिषद को भिजवा दिया है, और परिषद को भिजवा दिया है। और दूसरा ADPC का भी अगर कोई यूजर है मेकर चेकर अप्रूवर, मेकर चेकर अप्रूवर असाइन का काम तो ADPC अप्रूवर कर सकता है, लेकिन ADPC साहब को भी तभी दिखेगा वो यूजर जब आपने उसका जो SSO लॉगिन है वो परिषद लेवल पे इंसर्ट करवा दिया है। तो यहाँ पे आप जैसे SSO लॉगिन और पासवर्ड जो आपका लॉगिन का है वो डाल के कैप्चर कोड डाल के जैसे लॉगिन करेंगे तो ये पोर्टल खुलेगा। इसमें इस केस में क्या रहता है कि कोई प्रिंसिपल्स है या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी तक IFMS 3.0 के साथ अभी कभी कम्युनिकेट नहीं किया, तो उनको वो टैब नहीं दिखता है यहाँ पे IFMS 3.0। और मैक्सिमम केस में अगर IFMS 3.0 पे आप काम कर चुके हैं तो IFMS 3.0 आपको दिखता है। अगर नहीं दिखे तो आपको अदर एप्स में जाके उसको सर्च करना IFMS 3.0 के नाम से, और आपको IFMS 3.0 दिख जाएगा। और IFMS 3.0 पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको लॉगिन पे लेके जाएगा और वहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा। नाम यहाँ पे कुछ भी आपको एक्टिविटी नहीं करना है, ये जैसे नाम आपको रिफ्लेक्ट हो ये बाद में आगे वाले टेब पे आपको लेके जाएगा जहाँ पे आएगा एक्सेस वर्क स्पेस। एक्सेस वर्क स्पेस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का टैब खुलेगा। यहाँ पे आपको वो एजेंसी कोड सर्च करना है जो आपकी स्कूल का एजेंसी कोड है। जैसे डेस्क 1, डेस्क 2, डेस्क 3, अगर कोई एम्प्लॉय मल्टीपल IFMS के मल्टीपल मॉड्यूल्स पे काम कर रहा है तो उस पे 10 डेस्क भी बन सकते हैं, लेकिन आपको वो डेस्क सेलेक्ट करना है जिसपे आपको एजेंसी कोड दिखे। जैसे यहाँ पे RJCR 7x06, यानी ये जयपुर जो चूरू ADPC ऑफिस है उसका लॉगिन ID है, वैसे आपको अपने स्कूल का भी यहाँ दिखेगा। अगर डेस्क आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो जो डेस्क का ये जो वाला ये है कि इसमें आपको आगे जाने का भी ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्ड का। वहां जैसे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल डेस्क आपको फिर से दिख जाएंगे, और आपका जो एजेंसी कोड है उसको सर्च करके नीचे आ रहा है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, उस पर सेलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब खुलेगा। टैब खुलने के बाद इसमें जो बीच में है डिस्बर्समेंट इंजन, डिस्बर्समेंट इंजन पे क्लिक करना है, और डिस्बर्समेंट इंजन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये लेके जाएगा SN स्पर्श पे। SN स्पर्श नीचे आता है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे SN स्पर्श, ये अगर किसी यूजर के पास ये SN स्पर्श नहीं दिख रहा है किसी SSO लॉगिन पे तो आप ये समझ लेना कि आपकी ID अभी तक मैप नहीं हुई है। मैपिंग का या तो परिषद स्तर पे आपका मैपिंग नहीं हुआ है या फिर आपको अप्रूवर नहीं बनाया गया है। तो अप्रूवल बनाने और मैपिंग के केस में आपको ऐसा नहीं स्पर्श दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इसको चेक करने का कोई तरीका है क्या? चेक करने का यही तो तरीका है कि ऐसा नहीं स्पर्श नहीं दिख रहा। नहीं, मान लो किसी की ID हमने भेज रखी है, अब वो कह रहा है मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये आपका अप्रूवर के लॉगिन पे आएगा। हम देख सकते हैं जिले वाले? हाँ बिल्कुल, वो भी बता दें। ठीक है। जैसे आप ऐसा नहीं स्पर्श पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको OTP मांगेगा। OTP आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और प्रोसेस करेंगे। टाइम बहुत कम है सर इसमें, एक मिनट ही रहता है। अरे तो वो एक्सपायर नहीं होता है, नहीं जैसे टाइम निकल गया उसके 2 मिनट बाद भी आपने डालना है तो चलेगा है। नहीं वो ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है। मैक्सिमम केस में क्या कर रखा है, ज्यादातर लोगों ने ऐसा मॉड्यूल पे एक आइए अपना लॉगिन होता है, उसमें अपन बिल बनाते भी है और बिल फॉरवर्ड भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सिस्टम एडमिन में जाके DA लॉगिन जनरेट कर लेते हैं, और DA लॉगिन आप जनरेट जैसे करोगे ना तो वहाँ पे आपको आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा कि DA लॉगिन आप जो जनरेट कर रहे हो उसका एक्सेस किसके पास रहेगा। तो उस टाइम इस बाबू ने अपना नंबर डाला है और DA लॉगिन जनरेट कर लिया। तो अगर ऐसा है तो SSO लॉगिन में जो उनका SSO डिटेल है उसमें उन्होंने उनके बाबू का नंबर डाला हुआ है। नहीं देखिए पे मैनेजर से ऐसा इंटीग्रेशन नहीं है,
पहले आप क्लियर कर लेना, ये ऐसा नहीं स्पष्ट है क्यों हाँ मैं बताता हूँ आपको कि ये जो एसएसओ लॉगिन में जो डिटेल डला हुआ है, आपका ईमेल आईडी, इसमें मोबाइल नंबर जो भी है वो एसएसओ की साइट से लिया जा रहा है। तो वो आप अपने एसएसओ प्रोफाइल में जाके वो अपना एसएसओ लॉगिन पुरान जो बाबू है ने आपकी मतलब आपका नहीं ओटीपी आती आपकी कंपनी बनाई मैं गाल देता और जनी बस मन कागज जेल भेजा। देखिए अभी नागौर से क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग भी कुछ कर सकते हैं क्या, तो हमारे पास कुछ दिखेगा क्या। तो जैसे आप अप्रूवर का लॉगिन करेंगे ना, अप्रूवर का लॉगिन करेंगे तो आपके पास 3 एक्सेस रहेगा। एक तो एडीपीसी का मेकर चेकर असाइन करने का, और दूसरा आपके जो अधीनस्थ स्कूल्स हैं उनका अप्रूवर असाइन करने का और देखने का कि वहाँ पे अप्रूवर है कौन। तो आप जैसे अपना अप्रूवर एडीपीसी लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऑथराइजेशन में जाके आप यूजर रोल असाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन वहाँ पे अप्रूवर बना हुआ है और आप किसको असाइन करना चाहते हैं। जिसको आप मेकर चेकर असाइन करना चाहते हैं तो वहाँ आप राइट क्लिक करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये आता है कि हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि उस स्कूल का अप्रूवर कौन है, या फिर हम लोग चेक कर सकते हैं क्या। तो अथॉराइजेशन में ही है आईए अथॉरिटी डिक्लेरेशन जो जस्ट ऊपर है। आईए अथॉरिटी डिक्लेरेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपसे एजेंसी कोड पूछेगा या फिर स्कूल का नाम पूछेगा। एजेंसी कोड जैसे ही आप लोग डालेंगे तो आपको एजेंसी कोड डाल के जैसे ही सर्च करेंगे तो वहां पे दिख जाएगा कि इस एजेंसी में कौन अप्रूवर बने हुए हैं। अगर अप्रूवर नहीं बना हुआ होगा तो वो अप्रूवर की जगह नाम खाली आ जाएगा। ठीक है सर। ये है लिमिट एलोकेशन का, जो एडीपीसी ऑफिस से लिमिट एलोकेशन होना है स्कूल्स को। तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन में जाके सब कंपोनेंट वाइज लिमिट एलोकेट पे क्लिक करना है और बाद में सेलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करना है। सेलेक्ट एजेंसी पे अभी सर बता रहे थे हमारे पास स्क्रॉल करने का ऑप्शन नहीं है, वो हमारे पास है, आप लोगों के पास नहीं है। तो उस पे आप लोगों के साथ वो स्क्रॉल वाला भी करवा दिया जाएगा। ठीक है क्योंकि मैंने अभी एक लॉगिन करके देखा था उसमें नहीं आ रहा था। उसमें फिर हमारे पास हम लोग जब स्टेट से पैसा डालते हैं तो वो मल्टीपल एजेंसीज है और हम लोग स्क्रॉल भी कर पा रहे हैं, लेकिन आपके लॉगिन को एक्सेस है नहीं। ठीक है तो वो हो जाएगा। तो आप जैसे सेलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स में 5 एजेंसियां वो रिफ्लेक्ट करता है। आपको वो ज्यादा को डालना है तो वहाँ पे आप संख्या बढ़ा के वो सारी एजेंसियां सेलेक्ट करके आप आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है आपको ऐसे एजेंसियां सेलेक्ट करनी है। मान लो कि आपको एक एजेंसी को लिमिट एलोकेट करना है तो उस एजेंसी को सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह का टैब खुलेगा। उसमें वो पूछेगा सेलेक्ट बजट हेड, रिमार्क, वैलिड टिल डेट और सैंक्शन अमाउंट। सैंक्शन अमाउंट को में आपको कुछ नहीं डालना है। वैलिड टिल डेट में जो परिषद से डेट डाली जा रही है 31 मार्च 2026 और रिमार्क में हम लोग राजकाज नंबर और सेल्फस का राजकाज नंबर डाल के आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जैसे इसके बाद आ रहा है सेलेक्ट बजट हेड। बजट हेड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जिन एक्टिविटीज में पैसा मिला हुआ है वो सारे रिफ्लेक्ट करेंगी। और देखिए इस टैब को आप ध्यान से देखना। इसमें पहला नंबर आ रहा है सीरियल नंबर, दूसरा आ रहा है बजट हेड, तीसरा आ रहा है ऑब्जेक्ट हेड और चौथा आ रहा है कंपोनेंट और सब कंपोनेंट। बजट हेड ऐसा में स्पर्श में मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया है। बजट हेड के अकॉर्डिंग ही पैसा जा रहा है। और जैसे जनरल बजट हेड होता है, एससी होता है, एसटी होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो पैसे को बाइफरकेट करके पैसा भेज रहा है। जैसे अपने पास 217 करोड़ रुपए प्राप्त हुए तो वो एक ही जनरल हेड में नहीं है, वो एससी में भी है, एसटी में भी है और जनरल में भी है। तो तीनों में वो उस पैसे का बाइफरकेशन हो रखा है। तो मान लीजिए एक जनरल हेड में अपने को 20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और मल्टीपल एक्टिविटीज में 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। अब आगे का पैसा भेजने के लिए अपने को एससी का लेना पड़ेगा या एसटी का लेना पड़ेगा। तो कुछ एक्टिविटीज का पैसा तो जनरल में जा रहा है, कुछ का एससी में जा रहा है, कुछ का एसटी में जा रहा है। लेकिन वो जो कंपोनेंट और सब कंपोनेंट वो बजट हेड के साथ मैचिंग करने के बाद वो जा रहा है। उसका एक्सेल और पीडीएफ आपको शेयर कर दिया गया है कि अब तक
जो 140 करोड़ रुपए परिषद द्वारा जारी हुए हैं कि वो कौन से जिले को कितना पैसा जारी हुआ और कौन से बजट हेड में है, ठीक है। तो यहाँ एक्शन नहीं मिला, ठीक है। तो बजट हेड पीडीएफ को भी कन्वर्ट कर सकते हो। बजट हेड का अकॉर्डिंगली आपको जो एक्टिविटी और सब एक्टिविटी और सब कंपोनेंट में पैसा मिला है उसको आप नीचे रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे बीएफसी टाइप है, इसमें बहुत सारे स्टेट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, ये बैलेंस अमाउंट आपका नहीं है, ये उस एजेंसी का है जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। उस एक्टिविटी में उसके पास बैलेंस अमाउंट इतना बड़ा है, ठीक है। अमाउंट आपको फिल करना और सेव कर देना है। सेव करते ही जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो 15,000 रुपए उस एजेंसी के पास चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिमिट विड्रॉल का सेम प्रोसेस रहेगा। ऑथराइजेशन में जाके आपको कंपोनेंट वाइज लिमिट विड्रॉल कर सकते हैं एजेंट सेलेक्ट एजेंसी। बस ये ध्यान रखें आपने उस बजट हेड जिस बजट हेड में जिस कंपोनेंट और सब कंपोनेंट में पैसा जारी किया उसी में आप विड्रॉ करें। ये विड्रॉल का प्रोसेस है, अपने को एजेंसी सेलेक्ट करना है और कितना अमाउंट वहां से निकालना है वो डाल के सेव करना है और फिर सबमिट कर देना है। ये आगे पे रजिस्ट्रेशन जो अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है उसका जैसे पहला है पेन नंबर, दूसरा है जीएसटीएन नंबर। जीएसटीएन नंबर पे कंपलसरी आ रहा है, तो अगर किसी के पास किसी वेंडर के पास जीएसटीएन नंबर नहीं है और उसने बिल में भी आपको जीएसटी काट के बिल नहीं दिया है, वो नॉर्मल बिल है, तो आप यहाँ पे एनए लिखें, नॉट अप्लीकेबल। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये आपको एरर देगा और वेंडर ऐड नहीं होगा। इसके बाद पे डिटेल, पे नेम, मोबाइल नंबर और ऑथराइज्ड ईमेल आईडी। आईएफएससी कोड जैसे डालेंगे और सर्च करेंगे तो बैंक का नाम ऑटोमेटिक वो डेटा से ले लेगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ब्रांच नेम भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर, देखिए अकाउंट नंबर में आपको एकदम 100% एक्यूरेसी रखनी है, क्योंकि बिल का जो बिल प्रोसेस का जो लेवल रखेंगे वो बहुत लंबे हैं। और उसके बाद उसके अगर ये एडवाइस के लिए वो आरएन मार्क होता है तो बाद में वो बिल लंबा फंस जाएगा। तो अकाउंट नंबर को एक बार, दो बार, 3 बार आप क्रॉस चेक कर लें और 100% एक्यूरेसी के साथ ही अकाउंट नंबर फिल करें। एड्रेस में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो कंपलसरी है वो सेलेक्ट करने हैं, और जो म्युनिसिपल ये वार्ड ये जो कंपलसरी नहीं है इनका आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एड डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास ये आधार और जन आधार के लिए इसमें टेब खुलते हैं, लेकिन आपके पास कोई बिल भी इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास मान लो अकाउंट नंबर आपको बिल पे प्राप्त हुए तो वो बिल का पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आधार जन आधार आया है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं और सबमिट करना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो अगर वो वेंडर पहले से IFMS 3.0 ऐसे एक्सपर्ट्स पे बना हुआ है तो आपको एरर देगा कि ये वेंडर पहले से है, आप मॉडिफाई के लिए जाइए। अगर वो पहले से नहीं है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आपको ऐसा एरर दे कि मॉडिफाई के लिए आपको जाना है तो आपको पे इंफॉर्मेशन में पे रजिस्ट्रेशन के नीचे मिल जाएगा पे मॉडिफिकेशन। पे मॉडिफिकेशन में आपको बैंक अकाउंट नंबर से सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको वो वेंडर डिटेल दिखा देगा, और डिटेल भी आप जितना भी वेंडर बना हुआ है उस अकाउंट नंबर से वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। आपको व्यू एंड मॉडिफाई में क्लिक करना है और जो कंपलसरी टेब अभी बताई कॉलम वो फिल करना है, और आपको डॉक्यूमेंट भी इस केस में अपलोड करना है और सबमिट करना है। जैसे आप मॉडिफाई वाला ये यूज करके उसको सबमिट करेंगे तो आपके पास वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा और आपके पास फिर पेमेंट के लिए दिखेगा। आगे वाला प्रोसेस है बिल का। जो बिल अपन बनाएंगे उसके लिए आपको बिल प्रोसेसिंग में बिल क्रिएशन पे क्लिक करना है। बिल क्रिएशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल रिफ्लेक्ट होगा कि जो आपका एचएमई कौन है, जो क्रिएशन की स्कीम कोड क्या है, आरजे कोड क्या है, और उसके बाद वो आपसे पूछेगा बजट हेड में किस बजट हेड में आपको बिल बनाना है।
तो बजट हेड यहाँ पे सेलेक्ट करना, और ऑब्जेक्ट हेड आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उस बजट हेड पे आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है वो वहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके पास। जैसे वो बैलेंस अमाउंट दिखा दिया तो बैलेंस अमाउंट आपको पता लग जाएगा कि अपन बिल बनाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद पे ईयर रखना है 2025 करंट अभी जो चल रहा है, और पे मंथ जो आपका मंथ है उसका, और उसके बाद बिल टाइप और बिल सब टाइप इसमें ग्रांट से संबंधित आएंगे तो वो आपको बस सेलेक्ट करने है, इसमें कुछ फिल करना नहीं है। सैंक्शन नंबर में आपने जो सैंक्शन बनाया है भुगतान के लिए वो सैंक्शन नंबर और सैंक्शन डेट, ठीक है सर इसमें 2000 जनवरी आ जाएगा तो 2026 रखें कि वहाँ पे भी 2025 ही रखें? जो मन नहीं, देखिए अपना जो फाइनेंस ईयर चल रहा है वो 25-26 है। हाँ। अगर अपन दिसंबर तक है तो 25 लेना है, और अगर 26 में चले गए तो 26 जनवरी लेना है, ठीक है। अगर आप 25 लेके जनवरी कर दोगे तो 25 जनवरी 25 का हो जाएगा, ठीक है। वो मतलब इनकी सैंक्शन और स्कूल निकालना पड़े सैंक्शन लेना है, और सैंक्शन नंबर आपने डाल दिया और सैंक्शन डेट सेलेक्ट कर दी। उसके बाद वो पूछेगा कि अकाउंट नंबर किसको आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑल पे क्लिक करते हैं। आपने जितने वेंडर आप अपने पास रजिस्टर कर रखे हैं, अपने पास ऐड कर रखे हैं, वो सारा लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे वेंडर हो गए तो आप अकाउंट नंबर से यहाँ सर्च करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप उस वेंडर पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड सेलेक्टेड पे करेंगे तो यहाँ पे वो वेंडर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो पूछता है क्या आपको डिटेल देगा दिलीप कुमार जो कंसर्न पर्सन को आप दे रहे हैं पेमेंट, उसको कितना पेमेंट करना है। उसके लिए एड अमाउंट पे आपको क्लिक करना है। एड अमाउंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा ग्रॉस अमाउंट, उसके बाद नेट अमाउंट, और उसके बाद अगर आपको कोई डिडक्शन करना है तो नीचे इसमें ऑप्शन दिख रहा है एड डिडक्शन। तो एड डिडक्शन में जो स्कूलों पे जो दो ही तरह के, अगर मैक्सिमम केस में, अगर रेयर केस में पीडीएस और जीएसटी हो रहा है, तो अगर आपने जीएसटी नंबर आपने वेंडर जब रजिस्टर किया था या मॉडिफाई करके अपने साथ ऐड किया था उसमें जीएसटी नंबर नहीं डाला तो यहाँ पे वो जो जीएसटी काटने वाला जो टेब है वो ब्लर हो जाएगा, आपको जीएसटी नहीं काटने देगा, ठीक है। और अगर आपका उस वेंडर डिटेल में पैन नंबर नहीं है तो वो आपको टीडीएस भी नहीं काटने देगा। तो अगर आप ये दोनों डिडक्शन कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर और जीएसटी नंबर डालना है। अगर आपको डिडक्शन नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट सेम रहेगा और आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये डिडक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं। और अगर आपने कोई डिटेल जीएसटी और 10 का नहीं आया ये तो ब्लर हो जाता है सारा। कोई दूसरे जिले पे या पिछली बार किसी ने जीएसटी नंबर डाल रखा है तब ये अपन तो जोड़ेंगे नहीं, ये तो पहले से जुड़ा हुआ रहेगा तो उनके नहीं सर मेरी बात पे आपने जो गौर नहीं किया। मैंने बोला कि जो आप वेंडर ऐड कर रहे हैं जो व्यू एंड मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे ना, देखिए अच्छा व्यू एंड मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे ना तो उस वेंडर का सारा डिटेल खुल जाएगा। अब आपको उसमें मान लो कि उसने जिला दूसरा ले रखा है तो आप जिला भी चेंज कर सकते हैं। आप उसमें पैन नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है तो वो ऐड कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है जो आपको प्राप्त हुआ है वेंडर डिटेल का, और उसके बाद सबमिट करना है, तब ये जाके वेंडर आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके लॉगिन पे। लेबर सेस तो आपको काटना पड़ेगा ना अगर आपके बिल में आ रहा है तो वो डिडक्शन दिया हुआ है। हाँ देखिए ये टेब देखिए इसमें सेकंड लास्ट है ना वो लेबर सेस ही है, ठीक है। जैसे आप लेबर सेस पे क्लिक करेंगे तो लेबर सेस खुल जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या है डिडक्शन अमाउंट वो अपने आप नियमानुसार कैलकुलेट करके देना है, लेकिन आपके अगर क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा तो आप डिडक्शन अमाउंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एड कंपोनेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रॉस अमाउंट डालना है कि किस कंपोनेंट में आप पैसा उस पैसे को बुक करना चाहते हैं, ये एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट डाल के जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको डिटेल दिखेगा टोटल कंपोनेंट अमाउंट और टोटल ग्रॉस अमाउंट। ये आप चेक कर लेना ये मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो वो बिल बाद में प्रोसेस नहीं होगा। फिर ऐड डॉक्यूमेंट्स यही मेन मुद्दा है जहाँ पे बिल फंस रहे हैं,
सिविल के बिलों के लिए भी चेकलिस्ट जारी किया गया है और जो नॉर्मल जो स्कूल्स के बिल बनेंगे उसके लिए भी चेकलिस्ट जारी किया गया है। आप फिर से नोट कर लें, भुगतान स्वीकृति होगी और बिल्स होंगे, पास ऑर्डर लगा होगा, अगर आवश्यकता है तो उसपे स्टॉक एंट्री होगी, अगर आपने किसी काम का वर्क ऑर्डर किया है तो वर्क ऑर्डर की कॉपी होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डीडीओ द्वारा सील एंड साइन द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए। सील एंड साइन, साइन करके भी नहीं छोड़ना है, उस पे सील भी लगानी है, ठीक है। उसके बाद ये ऐड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है और ऐड जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो सारे पीडीएफ में करने हैं, कोई भी फोटो लेके नहीं करेगा। फोटो पहले तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हम लोगों के पास एरर देता है कि फाइल जो फॉर्मेट है वो नॉट सपोर्टिंग नहीं है, तो हम लोग उसको फिर लेकर के वापस भेजते हैं, ठीक है। ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे। इस ऐड डॉक्यूमेंट का जो फाइल साइज है वो 4 MB है। अगर आपका फाइल का साइज बड़ा है तो आप गूगल पे जाके उसको कम कर सकते हैं पीडीएफ का, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। अभी सबमिट जैसे आप करोगे तो वो तुरंत आपके चेकर लेवल पर पहुंच जाता है, तो जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो वो चेकर लेवल पे पहुंच जाएगा और चेकर उसको चेक करके अप्रूवर पे भेज सकता है। अगर आपको बिल में कुछ दिक्कत लग रहा है, आपको लग रहा है कि बिल को डिलीट होना चाहिए, तो वो केवल आपका अप्रूवर ही आपका बिल डिलीट कर सकता है। चेकर और मेकर के पास ये एक्सेस नहीं है बिल डिलीट करने का। उसके बाद आपने बिल भेज दिया, आपके अप्रूवर ने स्टेट में बिल भेज दिया और बाद में वो साइबर ट्रेजरी जाता है, तो साइबर ट्रेजरी से कुछ ऑब्जेक्शन लगा तो बिल प्रोसेसिंग में जाके पहले तो आप बिल स्टेटस में जाके चेक करते रहेंगे कि आपके बिल का क्या स्टेटस है। आपके अप्रूवर के पास जाने के बाद आपको स्टेटस में वो दिखाएगा, बिल स्टेटस में कि आपका बिल कहाँ है, और बिल स्टेटस में वो दिखाएगा ये भी क्या, बिल स्टेटस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बिल रेफरेंस नंबर पे देखिए ये हाइपरलिंक हो रखा है। हाइपरलिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में टॉप पे आपको दिखाएगा व्यू ट्रायल एंड जो आपका इनर आउटर रिपोर्ट है। व्यू ट्रायल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा किस डेट को वो काम पे था और किसने क्या रिमार्क दिया है। अगर आपके बिल में कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है और आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप व्यू ट्रायल में क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर दूसरा बिल ऑथराइजेशन में जाके बिल प्रोसेसिंग में जाके ऑब्जेक्ट ट्रेजरी बिल्स, वहां भी वो बिल दिखेगा अगर वो ट्रेजरी ने ऑब्जेक्ट किया है तो। और ट्रेजरी ने अगर ऑब्जेक्ट किया है तो उसमें आपको रिमार्क मिलेगा कि किस कारण से क्या डॉक्यूमेंट उसमें मिसिंग है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और उसके बाद जो मान लीजिए उसने ये लिखा कि ऐप हैज नॉट अपलोडेड, तो आपको फाइनेंस जो सैंक्शन है वो नॉट फाउंड, तो आपको अपलोड करने के बाद रिमार्क लिखना है कि इनक्लोज या फिर एफर्ट अपलोडेड, और आपको फिर से आपको मेकर चेकर अप्रूवर से स्टेट को भेज देना और स्टेट आगे उसको साइबर ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देगा। ये चेकर का है जो आपके अप्रूवर को भेजता है। चेकर को भी वो बिल आपको बिल ऑथराइजेशन में दिखेगा, बिल प्रोसेसिंग में बिल ऑथराइजेशन में दिखेगा और वहां से वो फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने अप्रूवर को, और अप्रूवर के पास जाने के बाद वो सीधा एसएनए को फॉरवर्ड करते हैं और एसएनए से साइबर ट्रेजरी जाता है। ये बिल प्रोसेसिंग का हो गया। और बिल प्रोसेसिंग में मैंने आपको बता दिया कि बिल स्टेटस कैसे चेक करना है। अगर आपका ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल है तो वो कहाँ मिलेगा और कहाँ से प्रोसेस होगा। ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल आपको अपने मेकर पे मिलेंगे सारे और वहीं से प्रोसेस होंगे सेम प्रोसेस के साथ। ये ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल है, ऐसे जैसे रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ भी आपने ऑब्जेक्ट कर देगा कि आपको कैसे कितना क्या उसमें ऑब्जेक्शन है और कैसे क्या प्रोसेस करना है। जो डॉक्यूमेंट के लिए अगर उसमें ऑब्जेक्शन है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, अगर और कोई है तो वो रिमूव करके आप उसको क्लियर कीजिए। ये बिल स्टेटस का है। बिल स्टेटस की आप जैसे ही जाएंगे तो वो आपको सारे बिल दिखा देगा जो आपके पास आपके लॉगिन पे बनेंगे। बिल लॉगिन पे बनने के बाद तो वो कहाँ है बिल स्टेटस में आपको दिखा देंगे कि अभी एसएनए डीडीओ के पास नहीं है, ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दिए नहीं है, ट्रेजरी ने भी आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं। देखिए ये बिल स्टेटस में ये आप क्लियर करेंगे ना, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको
स्टॉक पे दिखा देगा कि वास्तव में उसका स्टेटस क्या है और वो बिल कहाँ पेंडिंग हो रहा है। ये चेकलिस्ट है नॉर्मल बिल्स का और सिविल के बिल्स का जो हम लोगों ने जारी किया था। चेकलिस्ट से आप लोग फोटो भी ले लो इसका। ये सबसे जरूरी है। हाँ ये और बटन नहीं दिया। देखिए जो आगे का एक पॉइंट है कि आप लोगों ने जो डिडक्शन किए किसी बिल से अगर बिल में वो अवेलेबल था डिडक्शन, तो देखिए स्टेट टैक्स और टीडीएस तो ऑटो सेटल हो जाएगा। और जीएसटी के लिए आपको अपना जो जीएसटी है, अपना जो लॉगिन है उसके जीएसटी में जाके बिल प्रोसेसिंग में जाके जीएसटी पे क्लिक करना है। जीएसटी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको दो कॉलम दिखाएगा कि एसेट फॉरवर्ड आपको जो एसेट फॉरवर्ड और आपके पास कितना अभी जीएसटी क्लियर करने के लिए पेंडिंग है। तो क्लियर करने के लिए जितने भी आप जैसे पेंडिंग जीएसटी पे क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी आपका बिल जिस बिल में से जो जीएसटी काटा हुआ था उसका डिटेल देगा। उस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी के साइट पे जाके